हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सेमेस्टर 6 के लिए है। और आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। मैं इसमें केवल 3 ही यूनिट है, मैं आपको तीनों यूनिट से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ और क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पेपर से पहले तो आप आराम से अपने पेपर को कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। और यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हो वीडियो, इसके नोट्स मिल जाएंगे, यानी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। राजनीति में शोध पद्धति, हिंदी में इसको ये कहा जाता है। वीडियो हिंदी में होने वाली है और इसमें टोटल 3 यूनिट है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो सबसे पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट के टॉपिक को देखते हुए चलते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। टॉपिक है कि राजनीति में शोध पद्धति, यानी कि रिसर्च मेथड, जो मेथोलॉजी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है, इसको समझने वाले हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसके माध्यम से क्या होता है, राजनीतिक घटनाओं के बारे में या जो संस्थाएं हैं या जो विचार हैं, व्यवहार है, इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो ये राजनीति में शोध का मतलब है रिसर्च करनी है, किस में करनी है, पॉलिटिकल में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, विभिन्न जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उसको देखते हैं। तो राजनीतिक घटनाओं का इसमें क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है उस पर। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, कोई भी संस्था हो, ठीक है, उन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विचारों और व्यवहारों का भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको राजनीति में शोध कहा जाता है। ठीक है, ये पद्धति जो है ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार से जानकारी को इकट्ठा किया जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो, अब मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चुनाव हमारे देश में होते हैं। ठीक है, चुनाव में क्या होते हैं, चुनाव से पहले ही आपको, चुनाव से पहले ही आपको न्यूज़ में ये दिखने लग जाता है कि ये वाली पार्टी बढ़त बना रही है, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, या फिर ये ऐसे चल रही है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपको एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है। तो ये सब जानकारी कहाँ से लग जाती है भाई, इनको कभी सोचा है आपने? तो ये क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, यानी कि ये अपने लोगों को भेजते हैं हर मोहल्ले में, हर गली में, हर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, वहां पे लोग दूसरे लोगों से क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आप किसको वोट देंगे, क्या आपके मुद्दे हैं, इस तरीके से। फिर इस आधार पे वो वोटिंग करते हैं, और जब वोटिंग होती है तो फिर चुनाव के परिणाम के बारे में इनको अंदाजा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसा ये एग्जिट पोल में बताएं या फिर जैसा आपको न्यूज में दिखाएं सच में वैसा ही हो, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमान किस पे आधारित होता है, एक रिसर्च पे आधारित होता है। ठीक है, तो यही बातें इसके अंदर आपको पढ़नी है कि ये जो पद्धति है ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार से हमको जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी है। ठीक है, और जानकारी जब इकट्ठा हो जाती है, डेटा इनके पास आ जाता है, आंकड़े आ जाते हैं, तो फिर उसका एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और अंत में क्या है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, जानकारी को इकट्ठा करना, यानी कि डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो उसको एनालाइज किया जाता है, यानी उसका विश्लेषण किया जाता है, और एंड में कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी कि निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीति में शोध होता है या रिसर्च होती है। अब ये जो रिसर्च होती है, रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, शोध की क्या प्रक्रिया होती है। तो देखो, अब सबसे पहला होता है समस्या की पहचान। समस्या का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई मुद्दा हो सकता है। ठीक है, किसी मुद्दे की पहचान करनी है तो सबसे पहला ही काम क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान करना, यानी कि आप इसको टॉपिक भी कह सकते हो, किसी टॉपिक की पहचान करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये पता करना है, जैसे सरकार मान लो कोई स्कीम लेकर आई है गरीबों के लिए, मान लो सरकार कोई स्कीम लेकर आई है। अब 1 साल तक वो स्कीम चली, उसके बाद सरकार आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है कि हम ये जो स्कीम लेकर आए थे, क्या इस स्कीम से लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने इसका कितना लाभ उठाया या नहीं उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई लूप होल हो, इसमें कोई कमी हो। ठीक है, सरकार इसको पता करने के लिए क्या करती है, रिसर्च करवाती है। तो ये टॉपिक मान लो कि ये टॉपिक है, तो सबसे पहले क्या होगा, टॉपिक की पहचान की जाएगी, यानी समस्या की पहचान की जाएगी कि किस विषय या किस मुद्दे पे शोध किया जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है साहित्य समीक्षा। अब मान लो हमने कोई प्रॉब्लम तो देख ली, हमें इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है, फिर ये देखा जाएगा कि क्या इस पे पहले से कोई शोध या पहले से कोई लिटरेचर या कोई साहित्य अवेलेबल है, या किसी व्यक्ति ने क्या पहले से कोई इस पे रिसर्च करी है।
ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था ने, किसी एनजीओ ने कोई रिसर्च करी है, तो उस रिसर्च अगर पहले से अवेलेबल होती है तो उस रिसर्च को पढ़ना होता है, ठीक है, उसको समझना होता है, क्योंकि भाई उससे हेल्प हो जाती है ना। जैसे आप मान लो आप अपने पेपर की तैयारी करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाए कि क्या पहले से किस लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब समस्या की पहचान हो जाती है तो उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो देखा जाता है कि क्या कोई पहले से इस पे रिसर्च हुई है, अगर हुई है तो उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जो पहले के जो अध्ययन होते हैं उसको पढ़ा जाता है और गैप्स को पहचाना जाता है, यानी कि क्या क्या कमियां हैं। तीसरा जो होता है वो होता है उद्देश्य या परिकल्पना, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इसमें ये जानना होता है कि प्रारंभिक धारणा क्या है, ठीक है। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट लेके चलते हो, कोई भी समस्या का अगर निदान करना चाहते हो तो उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण पहले से किया जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो जाता है। फिर रिसर्च के बहुत सारे मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ये मेथड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये भी आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि मात्रात्मक हो गया, गुणात्मक हो गया, मिश्रित हो गया, ये आपको आगे कराए जाएंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अब कई सारी विधियां होती हैं, अब ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी विधि को हम अपनाएंगे। जैसे हमें मात्रात्मक वाली विधि अपनानी है जिसमें हम आंकड़ों को, डेटा को इकट्ठा करते हैं, या गुणात्मक जिसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, या मिश्रित जिसमें दोनों के गुण अवेलेबल होते हैं, उसको देखा जाएगा। तो ये शोध विधियां निकल जाती है। फिर अगला पॉइंट है डेटा संग्रहण, यानी कि जो डाटा होता है, डेटा होता है, उसको कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी उस समस्या से रिलेटेड जो रिसर्च होती है, रिसर्च में जो भी डाटा आता है हमारे सामने, चाहे वो प्राथमिक स्रोतों से आए या द्वितीयक स्रोतों से आए, चाहे वो कैसे भी जानकारी आती है, उस जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये अगला स्टेप है। उसका अगला स्टेप, अब हमारे पास डेटा भी आ गया है, प्रॉब्लम भी हमारे पास है, ठीक है। प्रॉब्लम हमने पहले ही देख लिया है, फिर हमने उससे रिलेटेड लिटरेचर भी पढ़ लिया है, फिर हमने उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया, हमने शोध की प्रक्रिया भी तैयार कर लिया, यानी हम मात्रात्मक तरीके से करेंगे या गुणात्मक तरीके से करेंगे। फिर हमने डेटा भी इकट्ठा कर लिया, डेटा इकट्ठा करने के बाद अब डेटा को एनालाइज किया जाता है, यानी डाटा का विश्लेषण किया जाता है, जो हमारे पास सांख्यिकी आई है या विषय अनुसार उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, जो भी आंकड़े आए हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, कि क्या इसके परिणाम निकले, क्या इसके सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो वही टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरकार कोई स्कीम लेकर आई है, उस स्कीम से फायदा हुआ या नहीं हुआ, इस पर मान लो कोई रिसर्च की जा रही है, तो लास्ट में क्या देखा जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा, हाँ भाई इससे फायदा हुआ है, कितने % लोगों को फायदा हुआ है, जैसे 70% लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है। क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, मतलब उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सुझाव भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रिसर्च होता है। अब बात करते हैं शोध विधियों की, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल होता है। यहीं पे ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कौन कौन सी पद्धतियां होती है, यानी सामाजिक विज्ञान की जो रिसर्च होती है उसमें कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मात्रात्मक विधि होगी, गुणात्मक विधि भी होती है, मिश्रित विधि भी होती है, सर्वेक्षण विधि भी होती है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होता है, इसमें प्रयोगात्मक विधि भी होती है। तो ये सारी विधियां होती हैं। अब बात करते हैं कि करके इन सारी विधियों को अच्छे से समझते हैं। तो बात करते हैं मात्रात्मक विधि की। तो मात्रात्मक विधि जो है इसको हम इसमें किस तरीके से देखते हैं, इसमें यानी मात्रा को देखा जाता है, क्वांटिटी को देखा जाता है, ठीक है। इसमें आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, नंबर्स महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, संख्या को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली संख्या और आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेक्षण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसका जो मकसद होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है चीजों को मापना और वैज्ञानिक तरीकों से उसको समझना। एग्जाम्पल के लिए मान लो सरकार कोई स्कीम लेकर आई है, ठीक है, हेल्थ स्कीम लेकर आई है जिसमें सरकार ने छोटे छोटे एरियो में कुछ क्लिनिक्स खोल दिए हैं, ठीक है, या कुछ छोटी छोटी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल खोल दिए हैं। अब ऐसे में सरकार 1 साल 2 साल के बाद ये रिसर्च करवाना चाहती है, जानकारी इकट्ठा करवाना चाहती है कि उस से कितने लोग प्रभावित हुए, लोगों को स्थिति हॉस्पिटल आने से पहले कैसी थी और अब कैसी है, इसको लाने से उनको कितना फायदा हुआ भी या नहीं हुआ। तो इसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और संख्या में किए जाएंगे, यानी कितने % लोगों को फायदा हुआ, कितने % लोगों को फायदा नहीं हुआ, ठीक है, कितने % लोगों का जो दवाइयों का बिल था वो कम हो गया क्योंकि सरकारी दवाइयाँ इनको फ्री में मिलने लगी। ये सारी चीजें आंकड़ों में रखी जाती है, तो इसको मात्रात्मक विधि कहा जाता है, ठीक है। सेकंड होता है हमारा गुणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है, बहुत गहराई से। इसमें क्या होता है, बातचीत की जाती है, सर्वे किया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह भी हो जाता है, इसमें केस स्टडी रखी जाती है, लोगों को देखकर उनकी जानकारी निकाली जाती है,
ये तरीका जो है समाज में जो अनुभव होता है लोगों का, लोगों की जो सोच होती है उसको समझने में मदद करती है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को आप माप नहीं सकते हो कि भाई उसका अनुभव रहा, उसको खुशी हुई। मान लो कोई आदमी हॉस्पिटल में गया, उसका सही समय पे सही इलाज हो गया, तो वो खुश होएगा कि ठीक है सरकार स्कीम लेके आई थी, इससे मुझको फायदा हुआ, मेरा इलाज हो गया। लेकिन उसकी खुशी को नापा नहीं जाएगा। 1 किलो खुशी हुई, 2 किलो खुशी हुई, इस तरीके से तोल नहीं सकते। लेकिन आंकड़ों में हम माप सकते हैं। ठीक है, यही फर्क होता है दोनों विधियों में। तीसरा होता है मिश्रित विधि। अब मिश्रित में क्या होता है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का उपयोग कर लिया जाता है। यानी अगला होता है हमारा सर्वेक्षण मेथड। ठीक है, सर्वेक्षण विधि, इसमें सर्वे किया जाता है। इसमें क्या होता है, लोगों की टीम बनाई जाती है, वो घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, एक एक लोगों से बातें करते हैं, रजिस्टर में उनकी चीज़ों को नोट करते हैं। ठीक है, लिखते रहते हैं, पूरा सर्वे किया जाता है। इसको सर्वे मेथड किया कहा जाता है। और सर्वे आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जैसे जनगणना होती है, जनगणना जब होती है वो भी एक तरह का सर्वे है। ठीक है, तो ये सर्वे मेथड कहा जाता है। अगला है साक्षात्कार विधि। इसका मतलब होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, दो लोग आमने सामने बैठ सकते हैं या फिर कई लोग मिलकर भी एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति से सीधी बात करके जानकारी ली जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में टेबल होता है, टेबल के आमने सामने लोग बैठे होते हैं और डायरेक्ट बातें करते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्वेश्चंस को पूछता है, और जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो क्वेश्चंस का जवाब देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो ये तरीका जो है ये बहुत गहराई से समझने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक मेथड हो जाता है। फिर प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है, कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ परीक्षण करके जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये तरीका जो है सामाजिक स्थितियों को वैज्ञानिक तरीके से समझने में कहीं ना कहीं मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में राजनीतिक जांच क्यों महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विश्लेषण व्याख्या की भूमिका कीजिए। तो यहाँ जब अभी तक जो मैंने टॉपिक कराए हैं ये तो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है इसको देखते हैं, राजनीतिक जांच को पढ़ते हैं, जिसको पॉलिटिकल इंक्वायरी कहते हैं। तो ये राजनीतिक जांच या फिर पॉलिटिकल इंक्वायरी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो राजनीतिक जांच ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक जो प्रक्रिया हैं, जो संस्था हैं, जो नेता हैं, उनके जो डिसीजन है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि राजनीतिक जांच का मतलब है, पॉलिटिकल इंक्वायरी का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक जो प्रोसेस होती है उसका अध्ययन किया जाता है, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेताओं और उनके जो डिसीजन होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्य, यानी कि राजनीतिक संरचनाओं, विचारधाराओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझना होता है इसमें, ताकि राजनीतिक व्यवहार, शक्ति संबंध, नीति और उनके सामाजिक प्रभाव को विश्लेषित किया जा सके। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो संरचना होती है उसको देखा जाता है, विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं होती है, अलग अलग पार्टियों की जो विचारधारा है उसको समझा जाता है। ठीक है, संस्था और उनकी जो संस्था का काम करने का तरीका है उसको समझा जाता है, राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, शक्ति संबंधों को, जो पॉलिसी बनती है पॉलिसी को, इन सबको विश्लेषित किया जाता है। ये अध्ययन जो है राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आयामों में जानने के लिए विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक जांच की आवश्यकता। आखिर ये राजनीतिक जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये बहुत सारे कारण है इसके पीछे। जैसे कि देखो, समाज और राजनीति की तरक्की और स्थिरता के लिए ये पॉलिटिकल इंक्वायरी बहुत जरूरी होती है। इससे नीति और फैसलों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। ठीक है, ये नागरिकों, सरकार, संस्थाओं के बीच में संबंधों को समझने में कहीं ना कहीं मदद करती है। यानी कि आप ये देख लो कि जो हमारी जो पॉलिसी होती है सरकार की और जो सरकार के फैसले होते हैं उसमें सुधार लाने के लिए भी हमें पॉलिटिकल इंक्वायरी की आवश्यकता होती है। जो जनता है और सरकार जो है और संस्थाओं के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसको समझने में भी पॉलिटिकल इंक्वायरी क्या करती है, हेल्प करती है। लोकतंत्र और न्याय प्रणाली को कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है। समाज में जो राजनीतिक गतिविधि हो रही हो उसको अच्छे तरीके से समझने और समाधान खोजने में भी ये क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक जांच में पद्धतियां, यानी मेथड्स जो होते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी की, वो देखते हैं। तो इसमें भी वही दो तरह के मेन मेथड होते हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। ये मात्रात्मक और गुणात्मक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे दोबारा से देख लो। मात्रात्मक में क्या होता है, इसमें संख्या, यानी इसमें आंकड़े और संख्याएं जो होती है इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, चुनाव परिणाम। जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो हमारे सामने क्या आते हैं, आंकड़े आ जाते हैं, यानी कि कौन सी पार्टी को कितने परसेंटेज वोट मिले, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले,
कितने परसेंट वोट मिले, ठीक है, कौन सी पार्टी कितने मार्जिन से जीती, कितने वोटों से हार गई कोई पार्टी, इस तरीके का परिणाम में हमारे सामने आंकड़े होते हैं। मतदान का पैटर्न क्या होता है ये हमें पता लगता है। पार्टियों की प्राथमिकता जैसे मामले क्या है इसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ये जो तरीका होता है ना कहीं सर्वेक्षण, चुनाव विश्लेषण और सांख्यिकी, इन सब का प्रयोग करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक घटनाओं को मापना, उसका विश्लेषण करना, ठीक है। तो ये होता है मात्रात्मक। गुणात्मक की बात करें तो इसमें देखो किसी भी चीज को बहुत गहराई से, बहुत गहनता से उसका अध्ययन किया जाता है, उसको समझा जाता है। हमारे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी विचारधाराओं को समझा जाता है, नेताओं के व्यवहारों को समझा जाता है, संस्थाओं की भूमिका को देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये तरीका जो होता है ना, ये कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, इन माध्यम से किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सारांश के रूप में देखें तो मात्रात्मक दृष्टिकोण सीधा सीधा आंकड़ों की जांच करता है। गुणात्मक दृष्टिकोण जो है सोच और व्यवहार का बहुत गहराई से अध्ययन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक जांच में चुनौतियां। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सीधा यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, राजनीतिक जांच की प्रमुख चुनौतियां बताओ, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देख के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। राजनीतिक जांच में चुनौतियों की बात कर रहे हैं, यानी कि चैलेंजेस इन पॉलिटिकल इंक्वायरी। तो क्या चुनौतियां आती हैं? सबसे पहली चुनौती तो यही आती है भाई, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता की कमी होती है। राजनीति में कई बार क्या होता है, सूचनाएं जो होती है ना वो खुलकर नहीं मिलती हैं, जिससे क्या होता है सच्चाई और निष्पक्षता जानना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने देखा होगा एग्जिट पोल, चुनाव होते हैं उसके बाद ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं। एग्जिट पोल में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पार्टियां जो होती है, एग्जिट पोल वाले, न्यूज वाले उसको जिता देते हैं, जबकि असली में जब रिजल्ट आता है तो पता लगे वो पार्टी हार जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये कैसे क्यों हो जाता है? ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि पारदर्शिता में कमी है। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल वाले लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, कई बार लोग उनको गलत जानकारी दे देते हैं। जैसे वो कोई किसी व्यक्ति के पास गए, उससे पूछा कि आपकी क्या समस्या है, वो समस्या बता देगा, वो पूछेगा आप किसको वोट देना चाहते हो सकता है वो बोल दे कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो जाके वोट कांग्रेस को दे आए। या फिर वो बोल दे कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन जाके वो वोट बीजेपी को या किसी अदर पार्टी को दे आए। तो ऐसा हो जाता है, कई बार लोग गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे कि सर्वे वालों के पास जानकारी गलत आ जाती है, ठीक है। तो ये भी ऐसा हो जाता है। सेकेंड है वस्तुनिष्ठता की चुनौती होती है, यानी जांच करते समय जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी राय होती है, उनकी जो सोच होती है, और पक्षपात से उनको बचना होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी राय मैटर तो करती है। यानी कि राजनीति में विचारधाराओं का असर होता है, जिससे निष्पक्ष रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, तो वो उसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा वाली ही बातें करेगा, ठीक है, वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती है, तो वही यहाँ पे भी हो जाता है। सांस्कृतिक विविधता की चुनौती, यानी हर देश और हर समाज की जो राजनीति होती है, जो वहाँ की संस्कृति होती है वो अलग होती है, कल्चर अलग होता है, लोगों की जनसंख्या अलग होती है, लोगों का सोचने विचारने का तरीका अलग होता है। तो एक ही जो तरीका होता है ना, वो सभी जगह पे लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मेथड आप इंडिया में यूज कर रहे हो वो मेथड आप यूएसए में भी यूज कर लो। जो मेथड जापान में कामयाब होगा जरूरी नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाब हो, क्योंकि हर जगह की संस्कृति, राजनीति, समाज, सामाजिक व्यवस्था अलग होती है। तो मेथड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दबाव। सरकार या नेता जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कर सकते नहीं बल्कि आप ये लगा लो कर ही देते हैं। इससे सच्चाई सामने लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं वो दबाव डालते हैं संस्थाओं पे, लोगों पे, न्यायपालिका पे भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं, पर न्यायपालिका तो निष्पक्ष है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर दबाव जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, राजनीतिक दबाव भी होता है। नेक्स्ट है आंकड़ों की कमी। राजनीतिक मामलों में आवश्यक जानकारी मिलना कठिन होता है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक मामलों में कई बार जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो नहीं मिल पाती है, पूरा डेटा और सही डेटा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो जांच की जो गुणवत्ता है वो कमजोर हो जाती है, यानी जो रिसर्च से जो भी मतलब रिजल्ट आता है वो उतना सही नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक है एक ज्ञान मीमांसा। ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है? देखिए एक बार ये देखिए, क्वेश्चन है कि ज्ञान मीमांसीय बहस का वर्णन करना है, वो भी मात्रात्मक दृष्टिकोण से। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ज्ञान मीमांसा जो होता है वो क्या होता है। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है ये एक ऐसी शाखा है जो ये जानने की कोशिश करती है
कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारा ज्ञान जो है वो कितना सही है, कितना वैध है, और हम सच्चाई और झूठ में फर्क कैसे करते हैं। यानी कि ज्ञान मीमांसा में क्या देखा जाता है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान कितना सही और वैध मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत जानकारी मिल रही हो। फिर हम सच्चाई और झूठ में फर्क कैसे करें, इसको देखा जाता है। ये सोचने का तरीका है कि हमें क्या और कैसे पता चलता है। ठीक है, तो राजनीतिक जांच जब की जाती है तो उसमें ज्ञान मीमांसा ये तय करने में मदद करता है कि कौन सा तरीका वैज्ञानिक है और कौन सा तरीका भरोसेमंद है। यानी कि जब भी हम राजनीतिक जांच करें तो उसमें कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी हमको ज्ञान मीमांसा से मिलती है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा क्या है, पेपर में आता है तो आप बता देना कि ज्ञान मीमांसा एक ऐसी शाखा है जिससे हमको ये पता लगता है कि ज्ञान को कैसे हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान जो हमें मिला है वो कितना सही या कितना गलत है। ठीक है, और सच्चाई, सच और झूठ के बीच में फर्क हमको पता लगता है। तो ये बातें आप बता सकते हो। अब ज्ञान मीमांसा को दो तरीके से देखा जाता है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। ठीक है, इसका विश्लेषण जो होता है वो दो तरीके से होता है, मात्रात्मक वर्सेस गुणात्मक। आप देख सकते हो अब पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मात्रात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, हो सकता है इस बार आपके पेपर में मात्रात्मक की जगह गुणात्मक आ जाए, गुणात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताइए, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। तो देखिए मात्रात्मक विश्लेषण देखते हैं, इसमें क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, वही चीज सेम बार बार आएगी। ठीक है, जहाँ पे बात करते हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वहां पे आंकड़े आ जाते हैं, संख्या आ जाती है, सांख्यिकी आ जाती है, डेटा आ जाता है, संख्याओं और गणना पे आधारित होता है ये। चुनाव परिणाम हो गए, जैसे मान लो चुनाव का परिणाम है, रिजल्ट है, उसमें पता लग जाता है ना कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, किसको कितने प्रतिशत वोट ज्यादा मिले, किसको कितने प्रतिशत वोट कम मिले, यानी संख्याओं में हमारे सामने डेटा आ जाता है। मतदाता का व्यवहार हमको पता लग जाता है कि वो किसको वोट दे रहा है, कितने परसेंट मतदाता किधर वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन भी हमको पता लग जाता है। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मात्रात्मक विश्लेषण जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है गुणात्मक विश्लेषण, यानी घटनाओं और प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से समझना होता है, नेताओं को समझना होता है, संस्थाओं को समझना होता है, विचारों की व्याख्या पे आधारित ये अध्ययन होता है। ये सोचता है कि क्यों और कैसे हुआ, कोई भी चीज हुई तो वो क्यों हुई और वो कैसे हुई। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है, इसमें कितना, सिर्फ कितना नहीं देखा जाता, यानी कि कितना हुआ है, कितना, सिर्फ कितना फर्क आया है, इसको नहीं देखा जाता है, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गुणात्मक होता है। तो अगर पेपर में आता है तो आप दोनों में से जो भी आया आप आराम से कर दोगे। नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा से संबंधित आधार। तो इसमें एक आता है सकारात्मक, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव। ठीक है, इसको देखते हैं। पॉजिटिविज्म में माना जाता है कि ज्ञान जो है सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से मिल सकता है। यानी कि इसमें ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जो, यानी नॉलेज जो है वो केवल फैक्ट से मिल सकती है, आंकड़ों से मिल सकती है। ठीक है, ये मात्रात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मात्रात्मक पद्धति में ही हमको आंकड़े मिलते हैं, संख्यात्मक आंकड़े मिलते हैं। वैज्ञानिक तरीके जैसे परीक्षण हो गए, आंकड़े हो गए, मापन का उपयोग करना हो गया, ये सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सटीक वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त हमको कराता है कहीं ना कहीं। इसमें ये भी ध्यान रहता है, इसमें ध्यान रखना होता है कि क्या देखा जा सकता है और कैसे उसको मापा जा सकता है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है इंटरप्रेटिविज्म। इसका क्या मतलब है, ये ऐसा मानता है कि समाज और व्यवहार को समझने के लिए गहराई जरूरी है। ये कहीं ना कहीं गुणात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के अनुभव को समझने की कोशिश की जाती है, किसी व्यक्ति की सोच को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, व्याख्या के जरिए उसका अर्थ निकालना होता है। इस ये मानता है कि एक ही घटना के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, संक्षेप में देखते हैं इसको। अगर हम इस दृष्टिकोण को देखें तो जो पॉजिटिविज्म है ये फैक्ट पे आधारित होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, सटीकता और वस्तुनिष्ठता के उद्देश्य से इसको रखा जाता है। जो दूसरा मेथड था इसमें अनुभव को देखा जाता है, इसमें सोच को देखा जाता है। ठीक है, ये गुणात्मक अर्थ की तरफ जाता है, इसमें व्याख्या होती है। तो ये आप बता सकते हो। अब विधियों का एकीकरण क्या होता है, यानी सारी विधियों को मिला लेना। ठीक है, विधियों का एकीकरण मतलब होता है जब हम अलग अलग शोध विधि जो होती है, विधाएं जो होती हैं, जैसे मात्रात्मक हो गई, गुणात्मक हो गई, इसको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसको मिक्स्ड मेथड भी कहा जाता है या फिर मिश्रित मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें देखते हैं विभिन्न दृष्टिकोणों की जरूरत है, यानी अलग अलग ज्ञान मीमांसा और अलग अलग शोध पद्धति होती है। इसमें इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों को मिला लिया जाता है, तो वो दोनों अलग अलग है, उन दोनों को मिलाकर इसमें एक साथ चलना जरूरी होता है।
फिर क्या होता है, दोनों पद्धतियां मिलकर क्या करती हैं, तो मात्रात्मक विधि जो है वो आंकड़े देगी आपको इकट्ठा करके, गुणात्मक विधि जो है वो अनुभव और भावनाओं के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, जब दोनों को मिलाया जाएगा तो किसी भी घटना की अच्छे तरीके से समझ हो पाएगी और बहुत गहराई से समझ हो पाएगी। फिर एकीकरण क्यों जरूरी होता है भाई, तो आज के समय में जो समस्याएं हैं वो बहुत जटिल होती जा रही हैं। ठीक है, और जटिल समस्याओं को समझना आसान नहीं होता, एक ही मेथड सारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग मेथड जो है वो अपनाए जाते हैं, उनको एक साथ लाया जाता है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, यानी विधियों का एकीकरण एक आधुनिक और व्यवहारिक शोध दृष्टिकोण है जो हमें बेहतर गहराई से बहुआयामी समझ देता है। कहने का मतलब है कि जब हम अलग अलग विधियों को एकीकरण करते हैं, यानी मिश्रित करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, तो हमको बिल्कुल आधुनिक तरीके से बहुत गहराई से जानकारी मिल पाती है, अच्छे तरीके से जानकारी मिल पाती है, जो कि हमें किसी टॉपिक को अच्छे से समझा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। जो जो आपको बताया ना, यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट जो सेकंड है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, अनुसंधान करने में साहित्य समीक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा वाले मेन टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको समझते हैं कि साहित्य समीक्षा क्या होती है, ठीक है, क्यों की जाती है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, किसी विशेष विषय, शोध या मुद्दे पर पहले से मौजूद जो ज्ञान है, जो शोध सिद्धांत है, विचार है, उसको समझना, उसको संकलित करना ही एक तरह से क्या कहलाता है, साहित्य समीक्षा कहलाता है। यानी कि मान लो कोई जैसे आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, ठीक है, XYZ, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं आपको नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इस राजनीतिक पार्टी के बारे में रिसर्च कीजिए कि ये पार्टी कब बनी, ठीक है, कितने चुनाव आज तक इसने लड़े, पहले चुनाव में कितने % वोट मिले, कितनी सीटें लेकर आई, और अब के चुनाव में कितना वोट लेकर आ रही है, कैसे इसका दायरा बढ़ा है, कौन से लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे बोलता हूँ कि इस पर शोध करो। तो अब शोध करने के लिए आप खुद से सर्च करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप पहले से उस पार्टी के बारे में जानकारी निकालोगे। आप ये देखोगे गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके कि कोई रिसर्च हुई है क्या इस पे, क्या किसी ने पहले से इस पे कुछ छापा है, अगर कुछ लिखा है, कुछ इस पे पहले से अवेलेबल है, कोई साहित्य, कोई भी जानकारी, तो उसको आधार बनाकर आप आगे रिसर्च करोगे। तो ये साहित्य समीक्षा कहलाता है, यानी कि पहले से जो ज्ञान अवेलेबल है उससे जानकारी लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समीक्षा शोधकर्ता की मदद करती है, क्या जानने में मदद करती है कि पहले इस विषय पे कितना काम हो चुका है। ठीक है, क्या क्या काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, किन मुद्दों पे ध्यान दिया गया है, किन क्षेत्रों में अभी और शोध की जरूरत है। साहित्य समीक्षा ये सुनिश्चित करती है कि नया शोध पहले के ज्ञान से जुड़ता है और ज्ञान में नया योगदान देता है। यानी जो पहले से ज्ञान आपको अवेलेबल है, जो जानकारी अवेलेबल है, अगर आप और जानकारी उसमें ऐड कर देते हैं, यानी आपने जो रिसर्च करी वो प्लस में जो पहले से जानकारी थी वो, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक नया ज्ञान बनेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होती है। कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करने निकलता है तो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य समीक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मौजूद जो ज्ञान है उसकी पहचान करना, यानी कि साहित्य समीक्षा पहले से उपलब्ध जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है और अनुसंधान का मूल्यांकन करती है। ठीक है, ये जानने में मदद करती है कि अब तक क्या काम हो चुका है और कितना काम हो चुका है। दूसरा क्या है कि अनुसंधान अंतराल, यानी ये उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहां अब भी शोध की जरूरत है, कहाँ पे मतलब शोध करने की जरूरत है, उस क्षेत्र की पहचान करती है। और शोधकर्ता भी ये जान पाते हैं कि कहाँ नया शोध करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, बच्चे स्कूल को क्यों छोड़ देते हैं, इस पे रिसर्च करने का एक टॉपिक है। तो पहले क्या करेंगे, जब भी कोई इस पे रिसर्च करेगा तो वो ये देखेगा पहले से क्या इस पे रिसर्च अवेलेबल है या नहीं, उसके आधार पे फिर अपनी नई रिसर्च करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। फिर शोध में दिशा, यानी एक डायरेक्शन देती है, जो हमारी रिसर्च होती है उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक सही दिशा मिल जाती है, जिससे कि टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। ठीक है, और सही निष्कर्ष भी निकल पाएगा। नेक्स्ट है तथ्यों की पुष्टि, यानी कि जो फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, जो फैक्ट्स हमारे सामने है, यानी कि ये समीक्षा शोधकर्ता को ये समझने में मदद करेगी कि उनकी विचारधारा और निष्कर्ष जो पहले से प्रकाशित कामों से मेल खाते हैं या नहीं, यानी पहले से जो साहित्य पे अवेलेबल है, जो नॉलेज अवेलेबल है, क्या उससे ये आपकी रिसर्च मैच खा भी रही है या नहीं, कहीं गलत तो नहीं है।
क्रॉस चेक हो जाता है एक तरह से, आप ये मान लीजिए। तो शोध की सच्चाई और विश्वसनीयता भी इससे तय होती है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो साहित्य समीक्षा न केवल शोध का आधार बनती है, बल्कि ये शोध को एक नई दिशा देती है, उसके उद्देश्य और वैधता को भी स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अगला है कि साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया यानी कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले वही होता है विषय का चयन, यानी किसी भी चीज पे रिसर्च करनी है तो सबसे पहले विषय यानी टॉपिक को आपको चुनना होगा कि आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो। यानी सबसे पहले ये तय किया जाता है कि किस विषय पे समीक्षा करनी है, रिसर्च करनी है, और ये स्पष्ट किया जाता है कि ये विषय किस संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शोध का उद्देश्य भी साफ करता है। नेक्स्ट है स्रोतों की पहचान, यानी कि इस चरण में आप कौन कौन से स्रोत यूज करोगे, क्योंकि देखो किसी भी टॉपिक पे अगर आप शोध करने जा रहे हो, समीक्षा करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो पुस्तकें अवेलेबल है, लेख अवेलेबल है, आर्टिकल अवेलेबल है, शोध पत्र अवेलेबल है, उनको इकट्ठा किया जाएगा जो उस विषय से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तभी तो उसकी प्रासंगिकता, उसकी विश्वसनीयता के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तीसरा है समीक्षा और विश्लेषण। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास साहित्य इकट्ठा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, निष्कर्ष है, उसको देखेंगे। अगला है सारांश और निष्कर्ष। अंत में एक सारांश तैयार किया जाता है जिसमें मुख्य निष्कर्ष, विचारों के बीच फर्क, शोध में मौजूद अंतराल जो भी है उसको बताया जाएगा। ठीक है, आगे शोध कैसे करना है उसके लिए दिशा के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट लेखन, यानी आखिर में जब हमने अच्छे से समीक्षा कर ली है, सारी जानकारी ले लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हम क्या करेंगे, सभी जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से स्पष्ट रूप में लिखेंगे, तो ये रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, शोध का उद्देश्य क्या है और उसका विश्लेषण, उसका निष्कर्ष क्या निकला है, वो सब कुछ रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष आपको लिखना है। साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया जो होती है वो सुनियोजित होती है, पहले से प्लान्ड होती है, क्रमबद्ध होती है, जो शोध को मजबूत आधार प्रदान करती है। अगला है राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान समस्या। जब पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समस्या ये होती है कि अनुसंधान समस्या क्या होती है, इसको समझते हैं। अनुसंधान समस्या वह विशेष प्रश्न या मुद्दा होता है जिस पर शोधकर्ता ध्यान केंद्रित करता है। यानी अनुसंधान समस्या वो टॉपिक या वो मुद्दा है जिसपे जो रिसर्चर होता है वो अपना ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल होता है जिसमें स्पष्टता नहीं होती है, जिसे समझने के लिए गहराई से अध्ययन और विश्लेषण की जरूरत होती है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले से जानकारी अवेलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि अगर पहले से खूब जानकारियां अवेलेबल होती तो रिसर्च की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। अगर रिसर्च की आवश्यकता है तो कहीं ना कुछ कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो समस्या है ना, ये समस्याएं किन चीजों से रिलेटेड होती है, ज्यादातर समाज से रिलेटेड समस्या होती है, सरकार से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, चुनाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से लेके हो सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसको लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज और राजनीति की घटनाओं का विश्लेषण। राजनीति से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उसको देखते हैं, यानी चुनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसपे आपको कोई शोध करना हो सकता है। जैसे कि मान लो चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, लालच यानी लोगों को पैसा देके उनका वोट खरीदा जाता है, ये सब चुनाव की समस्याएं हैं ना, तो इस पे रिसर्च की जा सकती है, शोध किया जा सकता है, समीक्षा किया जा सकता है। ठीक है, फिर जनमत संग्रह, सरकार की पॉलिसियां, सामाजिक बदलाव, जो समाज में होने वाले जो परिवर्तन है उस पे कहीं ना कहीं शोध हो सकता है, तो ये सब विषय हो सकते हैं। फिर नवीनता और जटिलता, यानी कि एक अच्छे अनुसंधान समस्या में नई सोच होनी चाहिए। ठीक है, नवीनता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पुरानी कोई रिसर्च थी बस उसको एडिट करके चिपका दिया, ऐसे नहीं चलेगा। उसमें नई सोच होनी चाहिए, नए तरीके से अनुसंधान करना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न या पहलू जो पहले पूरी तरीके से नहीं समझा गया, यानी कि पहले की रिसर्च में जो क्वेश्चन रह गए, जिसमें कुछ कमियां रह गई, उसको देखा जाएगा, या जिस पर अभी शोध ज्यादा उपलब्ध नहीं है उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि विवाद या मतभेद, यानी राजनीतिक विज्ञान में कई मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि यही मतभेद जो होते हैं किसी नई शोध समस्या या सवाल को जन्म दे सकते हैं। होता क्या है कि राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, तो ऐसे में ना कभी कोई ना कोई मतभेद भी सामने आता है। तो ये जो मतभेद होते हैं ना, ये किसी नई शोध समस्या को के सवाल को जन्म देते हैं और उसी पे फिर शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है। निष्कर्ष आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। जितने भी आप क्वेश्चन पेपर में करके आओगे लास्ट में निष्कर्ष लिखना, बेशक से 2 ही लाइन लिख देना पर लिख के जरूर आना। ठीक है, तो आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान समस्या का जो चयन है वो समाज और शासन में जो हो रहे परिवर्तन है, जो नवीन विचार हैं, जो अलग अलग दृष्टिकोण है, उस पर आधारित होने चाहिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट है हमारा शोध समस्या तैयार करने के चरण। अब मान लो कोई क्वेश्चन तैयार करना है, तो वो शोध समस्या या क्वेश्चन जो भी है उसको तैयार करने के क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपको विषय की पहचान करनी है, यानी किस विषय पे आपको रिसर्च करनी है। फिर जो भी साहित्य अवेलेबल है, जो भी जानकारी अवेलेबल है उसको पढ़ना है। फिर इंटरव्यू लेना है, डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। जो सटीक समस्या उसका निर्धारण करना है, क्वेश्चन तैयार करने हैं यानी प्रश्न निर्धारित करने हैं, समस्या और परीक्षण की परिकल्पना तैयार करनी है, ठीक है। ये पूरा उसका चरण होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले विषय की पहचान, यानी सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि जो शोध है वो किस विषय या किस मुद्दे पे करना है, ठीक है। विषय जो है राजनीति से रिलेटेड हो सकता है, जैसा कि मान लो चुनाव से रिलेटेड कोई, या सरकार की नीति से रिलेटेड, या कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। फिर दूसरा है प्रारंभिक साहित्य समीक्षा, ठीक है। पहले से अगर उस शोध पे, उस मुद्दे पे कोई जानकारी अवेलेबल है तो उसको देखा जाता है, ठीक है। जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, उस पर क्या क्या काम हो चुका है उसको देखा जाता है। फिर जो साक्षात्कार होता है, जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जहां से डेटा आया होता है उसको देखा जाता है, यानी कि साक्षात्कार, सरकारी रिपोर्ट या जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है उसको गहराई से अध्ययन किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये भी समस्या के समाधान में मदद करेगी। फिर स्पष्ट और सटीक समस्या का निर्धारण, यानी अब तक की जानकारी के आधार पर शोध की समस्या को स्पष्ट और सटीक रूप से तय किया जाता है। यदि ये समस्या बहुत व्यापक हो, बहुत बड़ी हो, तो उसे सीमित और केंद्रित किया जाता है, ठीक है। अगला है उद्देश्य और प्रश्नों का निर्धारण, यानी शोध का उद्देश्य क्या है ये पहले से ही निर्धारित होता है, और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। शोधकर्ता कौन कौन से प्रश्न पूछेगा, क्या जानना चाहता है, ये सारे क्वेश्चन पहले से तैयार करने होते हैं। फिर समस्या का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अंत में देखा जाता है कि समस्या कितनी जटिल है, हल करने के लायक है या नहीं, इसका उत्तर खोजा जा सकता है या नहीं, इसको देखा जाता है। और अंत में निष्कर्ष, यानी शोध समस्या को ठीक से तैयार करने में शोध की दिशा, सफलता, परिणाम तय होते हैं, ठीक है। ये चरण जो है पूरे अनुसंधान को कहीं ना कहीं मजबूत नींव देते हैं। अगर मान लो कोई भी शोध करने से पहले अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं रखे गए, उसके उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए, क्वेश्चन तैयार नहीं किए गए, सही से जानकारी नहीं ली गई, तो कोई भी शोध आपका कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। अगर शोध को सही तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न तैयार करना, कि जैसे मान लो आप रिसर्च करने जाते हो या कोई इंटरव्यू लेने जाते हो, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछने होंगे ना, तो वो क्वेश्चन कैसे तैयार करोगे ये। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे विषय की पहचान, समस्या की पहचान, ठीक है, पुनः परिभाषित और स्पष्ट प्रश्न बनाना, और संभावित उत्तरों की परिकल्पना, यानी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला क्या उत्तर देगा उसके बारे में भी हमको पहले से सोच के रखना है, ठीक है। तो विषय की पहचान की जाती है सबसे पहला। देखो सब जगह एक ही पॉइंट आ रहा है, आप सोचोगे कि हर जगह पे आप एक ही पॉइंट बता रहे हो, तो यही चलते हैं, रिसर्च जहाँ पे भी होती है यही होता है, ठीक है। तो देखिए, शोधकर्ता को सबसे पहले एक स्पष्ट विषय चुनना होता है, विषय को सीमित यानी कम से कम और केंद्रित करना है ताकि उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, ठीक है। छोटा विषय होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। समस्या की पहचान, यानी शोध प्रश्न उस समस्या से जुड़ा होना चाहिए, जो भी आप क्वेश्चंस रखोगे वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी चीज का इंटरव्यू ले रहे हो, तो जिस चीज को आप जानना चाहते हो क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। आलतू फालतू सवाल नहीं होने चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं लगे कि भाई आप टॉपिक से भटक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पुनः परिभाषित और स्पष्ट प्रश्न बनाना, यानी जो प्रश्न उठाए गए हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, सटीक भाषा में लिखना चाहिए ताकि आप उससे पूछ सको और कहीं ना कहीं उसी पे फोकस रहो, ऐसा ना हो कि विषय से भटक जाए। नेक्स्ट है संभावित उत्तरों की परिकल्पना, यानी शोधकर्ता जो है वो ये अनुमान लगाना चाहिए कि संभावित उत्तर क्या हो सकता है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप ये अनुमान लगा लो कि क्या आंसर सामने वाला देगा आपको। अगर आप ये पहले से अनुमान लगा लोगे तो आप उस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आप उससे पूछ पाओगे, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे, अच्छे से जानकारी को इकट्ठा कर पाओगे। लास्ट में देखना है निष्कर्ष। एक अच्छा शोध प्रश्न जो होता है वो वही होता है जो स्पष्ट हो, केंद्रित हो, टू द पॉइंट हो, सीधा सीधा टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ये क्वेश्चन आपके आता है, ये जो मैंने आपको बताया ना, शोध प्रश्न से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड प्रश्न तैयार करना, तो ये पूछा जाता है, तो ये रट के जाना है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी यूनिट हो जाती है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे अब हम। यूनिट 3 में आपके 4 मेन टॉपिक है और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, राजनीति के अध्ययन में जो विधियां होती हैं और उनका जो अनुप्रयोग होता है उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है अनुभवजन्य, ठीक है। दूसरा है संभाषण विश्लेषण कहा जाता है। तीसरा है अभिलेखीय अनुसंधान।
चौथा है निर्वंश विज्ञान। ठीक है, इन चारों टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान अनुसंधान की अनुभवजन्य जो पद्धति है इसके बारे में बताना है। यानी कि ये जो पहले नंबर पे आपको अनुभवजन्य दिख रहा है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट, देखते हैं अनुभवजन्य जो होता है इसका क्या मतलब होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम फैक्ट्स और डेटा के आधार पे किसी सवाल का जवाब खोजते हैं, ठीक है, यानी फैक्ट्स के आधार पे और जो पुराना डेटा अवेलेबल है उस डेटा के आधार पे जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं तो उसको कहा जाता है अनुभवजन्य शोध। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बिल्कुल याद करके जाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सवालों का जवाब जो है वो अनुभव और सर्वेक्षण और चुनावी परिणाम आदि से दिया जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पे, जो डेटा है डेटा के आधार पे, सर्वे के आधार पे, चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके आधार पे सवालों का जवाब दिया जाता है। इसको अनुभवजन्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका सर्वेक्षण और प्रस्थानात्मक डेटा। लॉस और वेल इन्होंने क्या करा था 2018 में अनुभवजन्य डेटा जैसे सर्वेक्षण, चुनाव परिणाम आदि का उपयोग करके अध्ययन किया था। ठीक है, यानी इन्होंने 2018 में क्या करा था कि सर्वे के आधार पे, चुनाव के जो रिजल्ट है उसके आधार पे इन्होंने क्या करा, अध्ययन किया उसका। फिर एग्जाम्पल आपके सामने, अगर हम इंडिया के अनुसार देखें, इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन जो है ये जानने के लिए किया जाता है कि भारत में वोट क्यों और कैसे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मतदाता होता है, जो वोटर्स होता है, उसके बिहेवियर को अगर सही तरीके से समझा जाए, ये समझा जाए कि भाई वो वोट क्यों देता है, वोट देने के पीछे उसका रीजन क्या है, क्या उद्देश्य लेकर वो वोट देने जाता है और वोट कैसे देता है, किन मुद्दों पर देता है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें सर्वे की रिपोर्ट चाहिए। चुनाव के परिणाम के आधार पे हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड एक आपके पास एक सेकंड पॉइंट है कि मतदान व्यवहार विश्लेषण, यानी कि जो मतदाता होता है उसका जो वोटिंग करने का जो बिहेवियर होता है उसको विश्लेषण करके भी समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कुमार और राय इन्होंने 2013 में ये अध्ययन किया था कि भारत में जो लोग हैं वो कैसे और क्यों वोट देते हैं। ठीक है, कैसे वोट देते हैं और क्यों देते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, वे सर्वे और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो भी सर्वे, पुराने सर्वे की जो रिपोर्ट्स थी उसको इन्होंने एनालाइज किया और जो सांख्यिकी यानी कि जो पुराने आंकड़े, पुराने जो डाटा था उसके आधार पे उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये जानना कि लोग जो है शांति, गरीबी, आर्थिक स्थिति के आधार पे किस पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है, तो 2024 में देखा जाए तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहां पे लोगों की प्राथमिकता का विश्लेषण किया। ठीक है, किसी भी चुनाव से पहले ये सर्वेक्षण किया जा सकता है कि लोग क्या सोचकर मतदान करते हैं, वोटिंग का पैटर्न क्या है। ठीक है, तीसरा है बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण। श्रीनिवासन और मित्रा इन्होंने 2017 में ये बताया था कि भारत में चुनाव के जो परिणाम है उसका अध्ययन करके मतदान पैटर्न को समझा जा सकता है। यदि चुनाव के रिजल्ट को डीपली अच्छे तरीके से अध्ययन करें तो हम मतदान के पैटर्न को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला, क्यों मिला, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि मुद्दों का अध्ययन, यानी कि लोग किन मुद्दों पर वोट करते हैं, जैसे कि क्या लोग जाति के नाम पर वोट दे देते हैं, धर्म के आधार पर दे देते हैं, आर्थिक स्थिति, या फिर और कौन से मुद्दे हैं जिसपे वोट करते हैं लोग, वोट क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पर भी वोटिंग होती है और जाति के आधार पे भी वोटिंग होती है, क्योंकि कुछ जैसे यूपी बिहार जैसे स्टेट में देखोगे वहां पे तो जाति का वोटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी इससे पता लग जाती हैं। अगला पॉइंट है संवैधानिक असर, यानी उमराव और झा 2021 में इन्होंने अध्ययन किया कि जब कोई नया संवैधानिक सुधार या कोई संशोधन होता है तो उसका राजनीतिक व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च करी, शोध किया। ठीक है, जैसे कि मान लो आरक्षण की नीति में, आरक्षण में कोई पॉलिसी में बदलाव आ जाए तो उससे कौन सी जाति समूह जो है उसके वोटिंग पैटर्न में परिवर्तन आएगा, क्या लोग और ज्यादा वोट देंगे या लोग वोट देना कम कर देंगे उस पार्टी को। ठीक है, तो ये भी चीजें देखी जाती है। अंत में आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके एंड में आपको 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखना है। इसमें आप बता सकते हो कि अनुभवजन्य पद्धति जो होती है इसमें जो आंकड़े होते हैं, जो साक्ष्य, जो सबूत होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पे विश्लेषण किया जाता है। ये राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें जो वोटर्स होते हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, चुनाव का जो परिणाम होता है, इसके आधार पर जो डेटा आता है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है आपके सामने
ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि विमर्श विश्लेषण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इसको संभाषण विश्लेषण भी कहा जाता है और विमर्श विश्लेषण भी कहा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है पेपर में अलग लैंग्वेज में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप एक बार भूल जाओ इसको क्या कहा जाता है, आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज पढ़ो। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, इसको डिस्कोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में ये याद रखना है, हिंदी में कंफ्यूजन नहीं होगी, इंग्लिश में याद रखोगे कि इसको डिस्कोर्स कहा जाता है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझते हैं। विमर्श विश्लेषण, संभाषण विश्लेषण या फिर इसको डिस्कोर्स कहा जाता है, इसमें ये जांच करता है कि राजनीतिक संदर्भ में जो भाषा होती है वो कैसे विचारधारा, पहचान और सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। ठीक है, भाषा का क्या महत्व है ये इसमें देखा जाता है। भाषा के जरिए कैसे सत्ता, प्रभाव और राजनीति को समझा जा सकता है, उसको समझने का तरीका कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसको देखा जाता है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की, सैद्धांतिक आधार। जी 2010 इसके अनुसार राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए, ठीक है, संप्रेषण विश्लेषण का एक रूपरेखा देता है। अब यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये संप्रेषण नहीं, ये संभाषण है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संभाषण या डिस्कोर्स। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक जो वास्तविकता है, राजनीति की जो सच्चाई है, इससे हमको कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि नेता जो है या जो बोलने वाला वक्ता होता है वो अपने भाषण के जरिए किस प्रकार की विचारधारा को फैलाता है। ठीक है, जो राइट विंग का नेता होगा, ठीक है, वो राइट विंग की विचारधारा को समाज में फैलाएगा अपने भाषण के द्वारा। जो लेफ्टिस्ट नेता होगा, जो लेफ्ट का होगा, जो कम्युनिस्ट होगा, वो अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को, लेफ्टिस्ट विचारधारा को फैलाएगा। ठीक है, जो नेता जिस विचारधारा का होता है वो उसी विचारधारा को फैलाता है। तो राजनीतिक भाषण का जब विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि कोई नेता अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है और किस विचारधारा को वो बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, वामपंथी जो होगा वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देगा, दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा देगा, उदारवादी जो होगा वो उदारवाद की विचारधारा को बढ़ावा देगा। तो ये होता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्य विश्लेषण, यानी जो टेक्स्ट वाले जो चीजें होती है उसका एनालिसिस। ठीक है, तो सेंडर और हाफ इन्होंने 2020 में ये बताया था कि जो राजनीतिक भाषण होते हैं, जो संदेश होते हैं या जो पाठ होते हैं, उसमें छिपा जो राजनीतिक उद्देश्य है उसको समझने के लिए पाठ्य विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी जो टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं, जो रिटर्न में जो चीजें अवेलेबल होती है उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। ठीक है, ये राजनीतिक संचार को समझने का एक बहुत ही मतलब गहराई वाला तरीका है जिसमें आप बिल्कुल डिटेल में किसी चीज को समझ सकते हो। आपके सामने एग्जांपल है, जैसे मान लो बुलडोजर कार्यवाही चलती है तो उसको मीडिया जो है उसका कवरेज करती है, मीडिया उसका विश्लेषण भी करती है। तो मीडिया उसको अलग अलग तरीके से, यानी सभी चैनल उस चीज को दिखाएंगे। अब हर चैनल भी अपनी विचारधारा पे चलता है। आपको पता होगा ये जो मीडिया है जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी निष्पक्ष नहीं होते हैं पूरी तरीके से। इनकी खुद की एक विचारधारा होती है, कहीं ना कहीं उस तरीके से दिखाते हैं, जबकि इनको निष्पक्ष होकर न्यूज दिखानी चाहिए। ठीक है, तो लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग चैनलों पे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। थर्ड है आपका पॉइंट ऐतिहासिक व्यक्तिवाचक। फडनीस और कश्यप इन्होंने भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इनका जो भाषण है, ठीक है, उसका जो डिस्कोर्स है इसका विश्लेषण किया। उससे पता चलता है कि कैसे जो हमारे ऐतिहासिक हस्तियां थी उनकी बयानबाजी जो है वो राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक वैधता का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेहरू जो थे उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक फेमस भाषण दिया था जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है और हिंदी में इसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी नेहरू का एक भाषण था जो कि संविधान सभा को दिया गया था और इसमें उनकी स्वतंत्रता, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की सोच सामने आती है कि वो कैसा भारत चाहते थे। ठीक है, फिर एक पॉइंट है केस स्टडी, यानी चुनाव प्रचार के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके भाषण का बहुत विश्लेषण किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा होता है उसके एक एक शब्द का विश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, किस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस प्रकार के मुद्दों पे वो जोर दे रहे हैं और किन शब्दों को वो चुनाव कर रहे हैं, इस चीज पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ये एक तरह से केस स्टडी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो संभाषण जो होता है या डिस्कोर्स जो होता है ये राजनीति में भाषा की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इसमें मेनली मीडिया की भाषा को देखा जाता है, मीडिया किस प्रकार की भाषा में बात कर रही है, किस तरीके से लोगों को ठीक है डाइवर्ट कर रही है, नेता किस प्रकार की भाषा का यूज कर रहे हैं और जनता की सोच और उनका नजरिया जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक जांच में अभिलेखीय अनुसंधान की भूमिका के बारे में बताना है।
अब ये अभिलेखीय अनुसंधान क्या होता है ये भी आपको समझना है। तो देखिए, अभिलेखीय अनुसंधान में अतीत की राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं और अभिनेताओं का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखों की जांच करना शामिल है। इसका मतलब क्या है कि जो भी अभिलेख अवेलेबल है, जो भी हमें अतीत की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी है, जो उस समय के नायक थे यानी हीरो रहे होंगे जो अपने समय की राजनीति में, उनके जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उसकी जांच करना इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि जो पुराना रिटर्न जो हमारे पास टेक्स्ट पड़े हुए हैं उसको अध्ययन करना है। पुराने जो हमारे हीरो रहे जैसे सुभाष चंद्र बोस की क्या विचारधारा थी, या गांधी की क्या विचारधारा थी, ठीक है, जिसको भी सावरकर की क्या विचारधारा थी, अंबेडकर जी की क्या विचारधारा थी, और नेहरू जी की क्या विचारधारा थी, ये सारी चीजें जो है उनका जो उनके विषय में लिखे हुए टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, ये अभिलेखीय अनुसंधान होता है। आगे बात करते हैं अभिलेखीय सिद्धांत। पॉल ग्रे और मेलविन 2009 में राजनीति विज्ञान में अभिलेखगार के उपयोग का परिचय देते हैं। वो बताते हैं कि अभिलेखों का या जो पुराने दस्तावेज होते हैं उसका क्या महत्व होता है, और इन दस्तावेजों की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ और प्रामाणिकता के महत्व पर कहीं ना कहीं बल देती है। एग्जाम्पल आपके सामने कि भारत के बारे में उनके जो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं उसको समझने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में काफी बातें हुई थी। ठीक है, तो भारत के बारे में समझने के लिए पत्राचार होता था, तो उनको पत्रों को पढ़ के भी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य था उसमें क्या क्या हुआ उसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट है राजनीति का सिद्धांतकरण, यानी हजारी सिंह और नबुलसी, इन्होंने 2008 में चर्चा की कि कैसे अभिलेखीय जो डेटा होता है इसका उपयोग, डाटा जो है इसका उपयोग राजनीतिक व्यवहार, शासन संरचना और ऐतिहासिक जो राजनीतिक आंदोलन है उसके बारे में हमें एक नई थ्योरी, एक नया सिद्धांत बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जो आज के समय में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं समृद्ध करेगा। ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आज की चीजों को कुछ ना कुछ समृद्ध करती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि भारत के संघीय ढांचे के विकास का पता लगाने के लिए संविधान सभा की बहसों के अभिलेखों की जांच की जाती है। ठीक है, अब केस स्टडी यानी राजनीतिक फैसला, पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं उसको लेने की जो प्रोसेस है और जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है उसको समझने के लिए भारत में आपातकाल की अवधि से संबंधित जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उसकी जांच करा। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी जब देश में लगाई गई थी तब कैसे मिसयूज हुआ था सत्ता का, पावर का, वो सारी चीजों की जानकारी हमको उससे मिलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, निर्वंश विज्ञान अनुसंधान के तत्वों पे चर्चा कीजिए। यानी निर्वंश विज्ञान जिसको एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका क्या मतलब होता है, देखो, मानव जीवन, मानव समाज, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका विकास, इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना निर्वंश विज्ञान कहलाता है। इसमें मानव का विकास कैसे हुआ, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, उसके रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपराएं, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चुनाव में फील्ड वर्क, इसको समझते हैं। यादव 2020 इस बात की जांच करते हैं कि कैसे निर्वंश विज्ञान पद्धतियां जो है चुनाव के दौरान अनौपचारिक प्रयासों और अलिखित नियमों को उजागर करती है जो मात्रात्मक डेटा से परे होती है। अब देखो, कहने का मतलब है कि कुछ डेटा हमारे पास होता है चुनाव से रिलेटेड, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी अनौपचारिक घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे तरीके हो जाते हैं, ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से मतदाता का रुझान जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है। ठीक है, रुझान बदल जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, मतदाता जुटाने की जो रणनीतियां होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, और स्थानीय जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनकी भूमिका को समझने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अभियान का अवलोकन करना। जैसे कि आप देखते हो कि होता क्या है, चुनाव के दौरान किसी हीरो हीरोइन को बुला लिया जाता है, किसी बाबा बाबा को बुला लिया जाता है, किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को बुला लिया जाता है जिसका उस क्षेत्र में प्रभाव हो, वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर देता है, तो उससे पार्टी को बहुत फायदा होता है। तो ये कुछ अनौपचारिक तरीके हैं। ठीक है, अनौपचारिक तरीके हैं, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित हो जाती हैं। अगला है राजनीतिक संस्कृति। कुमार 2014, इन्होंने राजनीतिक कथनों के सांस्कृतिक आधारों को समझने के लिए जो निर्वंश विज्ञान है इसकी क्षमता पे प्रकाश डाला है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक कथन है उसको समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि जो स्थानीय रीति रिवाज होते हैं, स्थानीय विश्वास, सामाजिक संरचनाएं होती हैं, उसमें राजनीतिक भागीदारी और शासन को कैसे प्रभावित करते हैं। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो, पूरा देश बहुत बड़ा है भारत,
वहाँ पे बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारा कल्चर है, संस्कृति है, सबके अलग तौर तरीके, रीति रिवाज है। तो हमारे जो स्थानीय नेता होते हैं, जो नेता उन रीति रिवाजों में जाते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, उनके त्योहार में जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो लोग उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और चुनाव में उनको वोट देते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि लोग कैसे इस उनके कल्चर का, उनकी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये पता लगाना कि भारत में धार्मिक त्योहार जो है किस प्रकार राजनीतिक सहभागिता और सामुदायिक एकता को प्रभावित करती है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे धार्मिक त्योहार जो है, अगर कोई नेता, बड़ा नेता उस पर सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा समुदाय जो होता है वो उस नेता के पक्ष में आता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती ही है। तो यहाँ पे अपना ये जो लास्ट टॉपिक था ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो में, और शेयर कर दें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।